Namaskar friends, myself Deepak Gondalia. I am welcoming all of you to the channel of Daya Patel's e-learning zone. So friends, we are discussing in previous lecture about work, energy, power and center of mass, and we completed the first session with the work. जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसके अंदर हमने वर्क के बारे में स्टडी किया था. Now we are further स्टडिंग अबाउट एनर्जी. जो अभी टॉपिक के बारे में स्टडी करना है दैट इज द एनर्जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है वो तो बस सिंपल सी डेफिनेशन है. इजी वे में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं तो एनर्जी तो कुछ भी आप वर्क कर सकते. मान लो कि मैंने बोला कि आप बुक को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले सकते हो, 5 किलोमीटर का रन कर सकते हो, यानी कि पर्टिकुलर वर्क डन आपको होता है. तो इस वर्क डन जो है उसके लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिक्वायरमेंट है. मान लो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सपोज 10 दिन से आपने कुछ भी खाना नहीं खाया और मैं बोल रहा हूँ कि आज आपको 10 किलोमीटर का रन करना है या 10 किलोमीटर की वॉक करनी है. तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कवर द 10 किलोमीटर डिस्टेंस विथ एम्प्टी स्टमक. एम्प्टी स्टमक से इट इज नॉट पॉसिबल. बट अभी मान लो कि आपने 2 घंटे पहले खाया है कुछ, 2 रोटी या 3 रोटी, कुछ भी जो आपको खाना है आपकी मर्जी वो खा लेते हैं, और मैं बोलता हूँ कि आपको 3 किलोमीटर रन करना है. तो इट इज वेरी कन्वीनियंट टास्क फॉर यू कि यू कैन वॉक 3 किलोमीटर एंड यू कैन रन 3 किलोमीटर. दैट इज वेरी इजी. तो एनर्जी क्या है आपको समझ में आ गया. तो एनर्जी इज डिफाइंड एज इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क. आप कुछ वर्क डन करते हो और वर्क डन करने के लिए दैट इज द इंटरनल कैपेसिटी. तो उस इंटरनल कैपेसिटी को आप बोल रहे हो एनर्जी. मान लो कि मैं सिंपल सी चीज बता दूं कि आपको मैंने 3 किलोमीटर रन करने के लिए बोला, कोई दूसरा बंदा है उसको भी मैं 3 किलोमीटर रन करने के लिए बोल रहा हूँ. तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन दे कैन रन 3 किलोमीटर. सपोज मेरा ही मान लो कि मुझे मैक्सिमम रन करने के लिए बोला तो मैं 1 किलोमीटर तक रन कर सकता हूँ एक साथ में. बाद में मुझे क्या करना पड़ता है, तो थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा और वापिस मैं रन के लिए रेडी हूँ. ओके. तो दैट इज द एनर्जी. और एनर्जी के टाइप क्या है, तो एनर्जी के वेरियस बहुत सारे टाइप है. मैकेनिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी है, मॉलिक्यूलर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, फ्रिक्शन एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी. बहुत सारी एनर्जी के टाइप है. कुछ भी पर्टिकुलर फंक्शन होता है तो उसके रिगार्डिंग एनर्जी है. क्लियर. लेकिन आज जो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज द मास एनर्जी रिलेशन. जो हम टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे दैट इज द मास एनर्जी रिलेशन. क्लियर. तो ये रिलेशन किसी ने तो दिया ही होगा. तो ये रिलेशन दिया है द ग्रेट 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 साइंटिस्ट आइंस्टाइन. मास एनर्जी रिलेशन है, इट इज गिवन बाय द आइंस्टाइन. तो आपको पता ही चल गया होगा कि वो रिलेशन कौन सा होगा, क्योंकि बच्चों को कुछ ना पता हो तो कुछ नहीं, लेकिन आइंस्टाइन का इक्वेशन हर कोई को पता है. दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. दैट इज द E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. तो मतलब क्या है कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का मतलब क्या है, तो वो डिटेल में हम 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे. बट अभी हमको ये सिर्फ समझना है कि आइंस्टाइन ने ऐसा बोला कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से मोशन कर रहा है, तो इन दैट केस मास विल बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मास एट दैट टाइम. मतलब कि अगर छोटा सा आप इलेक्ट्रॉन ले लो, छोटा सा न्यूट्रॉन ले लो, छोटा सा स्टोन ले लो या बुलेट ले लो, कोई भी लेना है जो आपकी इच्छा हो ले लो, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को आप वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से थ्रो कर रहे हो. किसकी स्पीड से थ्रो कर रहे हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से थ्रो कर रहे हो. तो इन दैट केस मास विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी. जो मास है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एज वेल एज वही टाइम पे एनर्जी मास के अंदर भी कन्वर्ट होती है. समझ रहे हो. ठीक है. चलो, तो ये रिलेशन आपको पता चल गया कि एनर्जी और मास कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के अंदर एक ही टाइम पे वो कन्वर्ट होते हैं. चलो, नेक्स्ट जो है काइनेटिक एनर्जी. सबको पता है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, मोशन कर रहा है,
और इन दैट केस उसके पास जो एनर्जी है उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो हमने बता दिया, लेकिन हमको क्या चाहिए, उसकी डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी इज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की इंटरनल कैपेसिटी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट कब, तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मतलब कि वो मोशन कर रहा है तब उसके पास इंटरनल एनर्जी है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो डेफिनेशन लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी is the internal capacity of doing work of an object by virtue of its motion। क्लियर? तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, उसका इक्वेशन, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन मिल रहा है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि डेफिनेशन बनानी है तो बना सकते कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, it is divided by 2, it is called the kinetic energy। यानी कि डेफिनेशन प्रॉपर वे में लिखनी है तो लिखेंगे हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, mass and square of velocity, that is called the kinetic energy। क्लियर? ओके, तो इस पोर्शन को कंप्लीटली आप अंडरस्टैंड कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, नेक्स्ट, वर्क एनर्जी थियरम। तो वर्क एनर्जी थियरम में क्या है, तो सिंपल सी चीज है, पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख दूं, उसके बाद में उसको थ्योरम के फॉर्म में लिख के एक्सप्लेनेशन यानी कि थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखता हूं। वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, इट इज इक्वल टू, इज इट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज कॉल्ड द वर्क एनर्जी थियरम। उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क एनर्जी थियरम। ओके, तो डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी, तो डेफिनेशन प्रॉपर वे में लिखनी है तो क्या होगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय all the force acting on particle or an object is equal to change in its kinetic energy this statement is known as वर्क एनर्जी थियरम। क्लियर? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पार्टिकल है उस पर फोर्स लग रहा है एंड वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन कितना होना चाहिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थियरम। चलो समझ में आ गया, उसको हमको प्रूव करना है, ये जो स्टेटमेंट है उसको हमें प्रूव करना है। तो देखो, प्रूव करने के लिए हमारे पास एक तो कांस्टेंट फोर्स है और दूसरा है वेरिएबल फोर्स। तो पहले तो हम ऐसे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मान लो कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल फेज पे यहाँ पे और पहुंच रहा है यहाँ पे। ओके,
तो इनिशियल टाइम पे जो स्पीड थी दैट इज u, और यहाँ पे पहुंच रहा है जो स्पीड है v, और साथ में डिस्टेंस कवर कर रहा है s जितना, डिस्टेंस जो कवर किया वो है s जितना। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी, एंड इट इज मूविंग विथ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आप बोलोगे भाई एक्सेलरेशन लाए कहां से, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो भी यहाँ पे जो भी क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। जब पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो मतलब कि उसके पास कुछ न कुछ एक्सेलरेशन होगा। सो वी आर कंसीडरिंग अबव इक्वेशन एज v square minus u square, v square माइनस u square इज इक्वल टू 2as। डिस्प्लेसमेंट जो है s जितना है तो हमने लिख दिया 2as। क्लियर। नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग above equation with m by 2, so m by 2 v square minus m by 2 u square is equal to m by 2 into 2as, 2 cancel, so m half mv square, that is called the final kinetic energy, half mu square, that is called initial kinetic energy, is equal to ma into s. So ma for force and s for the displacement, kf minus ki is equal to f into s, is equal to f into s, यानी कि force into displacement, that should be indicated as the work done. So w is equal to delta k, and here we have defined whole equation as work energy theorem. ओके चलो, तो यही चीज आपको फाइंड करनी है फॉर वेरिएबल फोर्स। चलो देखते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए। चलो तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमारे पास इक्वेशन है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल फोर्स के लिए हमने इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव कर दिया। चलो F की वैल्यू लिखो तो F इज इक्वल टू एम ए इंटू डी एक्स। ओके, देन वी आर राइटिंग एज एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन शुड बी इंडिकेटेड एज, क्या लिखेंगे, dv बाई डी टी इंटू डी एक्स। सो आपको यहाँ पे dv बाई dt को डिफाइन करना पड़ेगा, dx बाई dt को, दैट इज रिप्रेजेंट एज वेलोसिटी, तो mv into dv, and here velocity starting from u and over to v, so m constant, integration of v into dv, u to v. Here is the velocity have one power and we are integrating whole term, so power will be increased, so 1 plus 1 that is 2, so v square, and total power should be come into divided v square by 2। तो अपर लिमिट v लिख दो, लोअर लिमिट u लिख दो, और यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे दैट इज m, 2 कॉमन, टू डिवाइड में है कांस्टेंट है तो दोनों टर्म में आएगा, तो बाहर निकालिए, फर्स्ट v की जगह पे लिखो v स्क्वायर, चलो ये लिख दिया। और सेकेंड थिंग हमको v की जगह पे लिखना है u, तो माइनस u स्क्वायर, चलो एक्सपांशन करो, m v स्क्वायर बाई 2 minus m u square by 2, that is called the kinetic energy final minus kinetic energy initial, it is called the delta k, and w is equal to delta k। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। Here is the question regarding to the work energy theorem. The question is that a body of mass 0.8 kg, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डेटा डिफाइन कर लेंगे, मास m is equal to 0.8 kg as initial velocity, so we are considering as initial velocity vi, and vi is equal to 3i cap minus 4j cap meter per second, and the final velocity vf, that is minus 6j cap plus 2k cap meter per second। find the change in kinetic energy of the body, मतलब के कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिया है उसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या मिलेगा वो फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर के फॉर्म में है वेलोसिटी, हमको वेक्टर फॉर्म की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वी आर रिक्वायरिंग ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए। चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो v इनिशियल मॉड्यूलस
is equal to under root of first component square 3 square plus second component square minus 4 square. So your answer is 3 square 9 and 4 square 16. So 9 plus 16, that is 25, and under root of 25, that is 5. Okay. Next, VF, modulus of VF is equal to under root of first component square minus 6 square plus 2 square. 6 square is the 36 and 2 square is equal to 4, and under root of 40, अंडर रूट ऑफ 40 आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो 40 का अंडर रूट जो भी है वो आपको निकाल लेना, लेकिन हमको स्क्वायर करना है तो अंडर रूट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो रूट ऑफ 40 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, सो 1/2 mvf स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर। अगर मान लो कि फाइनल वेलोसिटी को vf से नहीं लिखना है तो आप v लिखो, और इनिशियल वेलोसिटी को vi से नहीं लिखना है तो आप ओनली फॉर u लिखो, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से m/2 कॉमन, सो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सो इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी 5, उसका स्क्वायर करो, वहां से 0.8/2, 5 का स्क्वायर 25 और रूट 40 का स्क्वायर करना है। सॉरी, हम थोड़ा गलत लिख दे, फाइनल वेलोसिटी रूट 40 है, तो यानी कि फाइनल की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा रूट 40 का स्क्वायर 40 और इनिशियल है 25। 0.8 into 15 divided by 2, and that means 12/2, and answer is 6 joule, क्योंकि 15 8 जा 120 and 120 divided by 10 and 2, so 20, 120 divided by 20, that is 6 joule. Your answer is 6 joule. Here we have another question regarding to the kinetic energy and momentum. The kinetic energy of the particle is increased by the 300%, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जितनी भी है उसके अंदर 300% का इंक्रीज आ रहा है। तो देखो, पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओके, तो बोला है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर कितना इंक्रीमेंट आ रहा है वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो मोमेंटम का इंक्रीमेंट फाइंड करते हैं तो पहले हमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन चाहिए। तो पहले तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सो P इज इक्वल टू mv, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के अंदर है हाफ mv स्क्वायर, तो m इंटू वी जैसा टर्म लाने के लिए मुझे m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करना पड़ेगा। तो K इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई m। So m square v square, that is called mv square 1/2 mv whole square by m. So mv is called the momentum. So we can write as p square by 2m. We can write as p square by 2m. Clear? Okay. So relation directly मिल सकता है कि k proportional to p square. k proportional to p square. ओके लेकिन p को फाइंड करना है तो p प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रूट के। p प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रूट के। चलो ओके, हमको मिल गया। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है के आई, दैट इज p स्क्वायर बाय 2m, और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है के एफ, दैट इज p डैश स्क्वायर बाय 2m। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट टर्म के अंदर टर्मिनोलॉजी है कि काइनेटिक एनर्जी जो है 300% इंक्रीज हो रही है। तो मान लो कि आपके पास इनिशियल काइनेटिक के आई था, इंक्रीमेंट हुआ 300 का, के आई ऑफ 300, तो 300% जो उसको रिमूव करेंगे तो 3 होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी शुड बी रिप्रेजेंट एज 4 एंड 4 प्रोपोर्शनल टू पी डैश स्क्वायर। किसके डिपेंड कर रहा है, पी डैश स्क्वायर। ओके, आपको बोला गया है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो आप लिख सकते हो पी डैश माइनस पी डिवाइड बाई पी, पी डैश माइनस पी डिवाइड बाई पी। तो मोमेंटम आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी यही होगी के डैश माइनस के डिवाइड बाई रूट के, अंडर रूट ऑफ के डैश माइनस रूट के, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो
वही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है 4 टाइम्स, तो 4 KI माइनस के की वैल्यू क्या हो जाती है KI, और डिवाइड में भी क्या है रूट के आई, हर एक में से रूट के आई कॉमन एंड कैंसल, सो ऊपर रह गया 4 का रूट दैट इज 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, सो ओनली फॉर 1 मिलेगा। तो चेंज इन मोमेंटम दैट शुड बी रिप्रेजेंट डेल्टा पी बाई पी, कोई भी टर्म्स में हमें बोला कि मोमेंटम का चेंज कितना हो रहा है, तो डेल्टा पी बाई बी शुड बी 1, और उसको परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाई विद 100 एंड द आंसर इज 100%। यानी कि अगर मोमेंटम 100% इंक्रीज हो रहा है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है 300% जितनी इंक्रीज होती है। रिलेशन याद रखना है, कैसे फाइंड करना है, तो परसेंटेज तो आपके हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आंसर कैसे मिलेगा वो आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के अंदर, इन अ ballistic demonstration a police officer fire a bullet of mass 50 ग्राम, मतलब कि एक पुलिस ऑफिसर बुलेट को फायर कर रहा है, द मास ऑफ द बुलेट इज 50 ग्राम, so we can represent this 15 to 10 to minus 3, the speed is 200 मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड की है, ऑन द सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, जो थिकनेस है वो है 2 सेंटीमीटर, यानी वी रिप्रेजेंट एज 2 into 10 to minus 2 मीटर। द बुलेट इमर्ज विद द ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो सिर्फ इनिशियल के 10% ही है, तो व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, यानी कि आपको वी एफ फाइंड करना है, वी इनिशियल दे दिया है। तो चलो इसको तो वेरी सिंपल वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है दैट इज ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट तो यही आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, तो 1/2 mvf² इज इक्वल टू 1/2 m vi², 1/2 m कैंसल, on 10% है that is 10 divided by 100, so vf square is equal to vi square 200 square and 10 divided by 100, so यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो तो जो आपको आंसर मिलेगा जीरो कट यानी कि 200 स्क्वायर दैट इज 40,000 डिवाइड बाय 10, यानी कि वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4,000, और अगर 4,000 का आपको रूट निकालना है तो इजीली आप रूट निकाल सकते हो 4,000 का, और वो रूट मिलेगा आपको वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4,000, एंड 4,000 का रूट मिलेगा आपको अप्रोक्सीमेटली 63 समथिंग, यानी कि परफेक्ट आंसर मिलेगा 63.2 मीटर पर सेकेंड। ओके चलो, तो मतलब वीएफ मिल गया, लेकिन आपको यहाँ पे पूछना नहीं कि कितना वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस मिलेगा, वेलोसिटी कितनी लूज होती है वो आपको फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, सो वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय वी आई, वी एफ है 63.2 माइनस वी आई जो है दैट इज 200 एंड डिवाइड बाय वी आई 200, उसको परसेंटेज में लिखना है, तो जो भी आंसर मिलेगा उसको 100 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो तो इस आंसर का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मिलेगा 68 परसेंटेज, कितनी मिलेगी 68%, मतलब कि इट विल रिड्यूस टू 68%, मतलब 68% एनर्जी लॉस हो जाती है। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होगा, तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बता दूं कि जो भी फोर्स लग रहा है वहां पे कुछ वर्क डन हो रहा है, तो मतलब कि जो फोर्स लग रहा है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन उसको डेफिनेशन के तरीके में से लिखना है तो यहाँ पे प्रॉपर वे है, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव
if the work done by the force is independent of the path but dependent on its final and initial position। मतलब कि जो भी वर्क डन हो रहा है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है लेकिन फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि जो पाथ होगा वो कोई भी होगा लेकिन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन शुड बी रिमेन कांस्टेंट, वो वही रहनी चाहिए, उसमें कुछ भी बदलाव होना चाहिए नहीं। बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मान लो कि आपको स्कूल से घर तक या घर से स्कूल तक जाना है, देर इज अ डिफरेंट पाथ इज पॉसिबल। मान लो कि आप सीधा स्ट्रेट पाथ है वहां पे जा रहे हो, घूम के जा रहे हो और एक फ्रेंड के वहां पे रुक के घर पे जा रहे हो, तो कोई भी पाथ ले लो, कुछ भी फर्क पड़ना नहीं चाहिए लेकिन आपका फाइनल और इनिशियल जो डेस्टिनेशन पॉइंट है और ओरिजिन पॉइंट है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स, याद रखना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यार आपको पता चल ही गया होगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा। तो क्या होगा बोलो। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में द वर्क डन शुड बी डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड कर रहा है और फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो लिखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो डिफाइन करेंगे अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव force if work done by force is depend on path between final and initial position, path between final and initial position। देखो कंजर्वेटिव में पाथ कैसा भी चलेगा लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में पाथ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सपोज मान लो कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो कि जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है, तो क्या होगा। तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा है वहां पे मूव करेंगे तो वियर एंड टीयर की प्रोसेस होती है, तो मतलब कि व्हीकल के जो भी टायर है उसके अंदर जो टीयरिंग होगा, वेरिएंट टीयरिंग होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, तो मतलब वहां पे हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। सो इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द पाथ, वो ऑलवेज पाथ पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके एग्जाम्पल के साथ में डिटेल में स्टडी करेंगे कैसे वर्क करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।